नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। जैसा कि आपको पता है, कोरोना महामारी का दौर है और राज्य सरकार के आदेश से राज्य के सभी स्कूल, कॉलेज एवं कोचिंग संस्थान बंद है। इसीलिए GIMT स्कूल ने यह तय किया है कि इस महामारी के समय भी आपकी पढ़ाई, आपकी एजुकेशन नहीं रुकनी चाहिए और इसी उद्देश्य से हम लोगों ने क्लास 12 के लिए ऑनलाइन क्लास स्टार्ट की है। आज से जो आपकी क्लास स्टार्ट होने वाली है वो है राजनीति विज्ञान की क्लास। मेरा नाम है विकास शर्मा और मैं आप लोगों को पॉलिटिकल साइंस, राजनीति विज्ञान पढ़ाऊंगा। जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि राजनीति विज्ञान एक ऐसा विषय है जो कि कॉम्पिटिटिव विषय कहा जाता है, प्रतियोगी विषय कहा जाता है। राजनीति विज्ञान इतिहास और भूगोल के साथ प्रतियोगी विषयों की परीक्षा में आता है और यदि बेसिक से ही, सीनियर क्लास से ही यदि आपका बेस मजबूत है तो ही आप विषय पर अपनी कमांड स्थापित कर सकते हैं। इस विषय के भविष्य में बहुत सार्थक उपयोग हैं और इस विषय से कई प्रकार के आपको कैरियर फील्ड भी मिलते हैं। चलिए बिना कोई समय गवाए हम लोग अपना सिलेबस स्टार्ट करते हैं। इस क्लास में आप लोगों के राजनीति विज्ञान में 2 पेपर हैं। पहला पेपर है राजनीति विज्ञान की मूल अवधारणाओं के बारे में और दूसरा पेपर है भारतीय शासन एवं लोकतंत्र के बारे में। पहले पेपर के अंतर्गत ये आपका पाठ्यक्रम है जो आपको बोर्ड पर दिखाई दे रहा है। सेकंड पेपर जो है आपका भारतीय शासन एवं लोकतंत्र, वह सिलेबस संविधान की प्रमुख विशेषताओं से प्रारंभ होता है और भारत के समकालीन जो चुनौतियां हैं, भारतीय राज्य व्यवस्था के समक्ष जो संकट है उनको भी और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को बताता है। आज हम सबसे पहले चर्चा करेंगे हमारे फर्स्ट पेपर राजनीति विज्ञान के मूल आधार के इस सिलेबस के बारे में, पाठ्यक्रम के बारे में। चलिए, आपका ये जो पाठ्यक्रम है ये कुछ खंडों में बटा हुआ है। जैसे कि पहला इसका खंड है प्रमुख अवधारणाएं, दूसरा है आधुनिक राजनीतिक अवधारणाएं, तीसरा है राजनीतिक विचारधाराएं और चौथा है भारतीय राजनीति के उभरते आयाम। सबसे पहले है प्रमुख अवधारणाएं। अवधारणाओं से तात्पर्य है कंसेप्ट से, जिसके अंतर्गत है न्याय की अवधारणा, शक्ति, सत्ता और वैधता की अवधारणा। अगला है धर्म और फिर है स्वतंत्रता एवं समानता की अवधारणाएं। उसके बाद है आधुनिक राजनीतिक अवधारणाएं। आप लोगों ने 11th क्लास के अपने सिलेबस में पढ़ा होगा कि व्यवहारवाद के आने के बाद अंतः अनुशासनात्मक अध्ययन राजनीति विज्ञान में होना प्रारंभ हुआ, जहां पर राजनीति विज्ञान का समाजशास्त्र, इतिहास, भूगोल, इन सब विषयों के साथ में सामंजस्य तरीके से अध्ययन किया जाने लगा, अंतः अनुशासनात्मक अध्ययन होने लगा। तो आधुनिक राजनीतिक अवधारणाएं वे अवधारणाएं हैं जो कि इस प्रकार के अंतः अनुशासनात्मक अध्ययन से उत्पन्न हुई हैं। ये है राजनीतिक समाजीकरण, राजनीतिक संस्कृति एवं राजनीतिक सहभागिता। 3 प्रकार की हमारी आधुनिक राजनीतिक अवधारणाएं हैं: राजनीतिक समाजीकरण, राजनीतिक संस्कृति एवं राजनीतिक सहभागिता। पाठ्यक्रम में अगली चीज है राजनीतिक विचारधाराएं। विचारधाराओं से क्या तात्पर्य होता है? विचारधाराएं विचारों का वह समुच्चय जिनके द्वारा किसी भी जन समूह को या लोगों के समूह को कोई भी कार्यवाही करने के लिए तत्पर, तैयार या प्रेरित किया जाता है, वह क्या कहलाती है? हमारी विचारधाराएं कहलाती हैं। एक विचारधारा केवल राजनीतिक नहीं होती, केवल सामाजिक नहीं होती, अपितु वह राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक सभी प्रकार के आयामों को अपने आप में शामिल कर रही होती है। तो हम यहाँ कौन कौन सी विचारधाराओं के बारे में पढ़ेंगे? पहला उदारवाद,
दूसरा मार्क्सवाद, तीसरा समाजवाद और चौथा है गांधीवादी विचारधारा के टॉपिक्स। चलिए, आखिरी जो आपका क्वेश्चन है वो है भारतीय राजनीति के उभरते आयाम। वर्तमान संदर्भ में भारतीय राज्य व्यवस्था में और जो हमारे राजनीति विज्ञान है उसमें अध्ययन के कौन कौन से पहलू उभर रहे हैं, उन सबको इस पोर्शन के अंतर्गत समाहित किया गया है। इसमें सबसे पहला है नियोजन और विकास और नीति आयोग। देखिए, नियोजन से क्या तात्पर्य होता है? नियोजन को इंग्लिश में कहते हैं प्लानिंग। प्लानिंग के तहत कोई कार्य करना, योजना बना करके कोई कार्य करना। तो नियोजन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई भी कार्य करने से पूर्व एक निर्धारित योजना बना ली जाती है। उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? नियोजन कहते हैं। नियोजन के साथ जुड़ा हुआ क्या है? हमारा विकास। आप लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ लिया होगा कि किस प्रकार 1950 में भारत सरकार ने योजना आयोग का गठन किया था और पंचवर्षीय योजनाओं के रूप में हमने अपने विकास का स्वरूप निर्धारित किया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में भारत ने विकास के लिए लोकतांत्रिक समाजवाद का मॉडल अपनाया था, जिसमें बड़ी बड़ी जो फैक्ट्रियां हैं, जो फर्में हैं, जैसे आपकी ऑयल कंपनियां हैं, IOCL, BPL, गेल, सेल, भेल, हमारी रेलवे है, कोल माइनिंग फैक्ट्रीज हैं, ये सारे बड़े उद्योग सरकारी नियंत्रण में स्थापित किए गए। वहीं हमारे जो छोटे उद्योग धंधे थे, जैसे हमारी कृषि है, लघु कुटीर उद्योग धंधे हैं, हमारा छोटा मोटा व्यवसाय है, इन सबको निजी हाथों में रखा गया। तो ये था लोकतांत्रिक समाजवाद का मॉडल जो कि हमने अपनाया था विकास के लिए। उसके बाद वर्तमान हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने पिछले कार्यकाल में योजना आयोग में कई खामियों को देखा और मोदी सरकार ने 1 जनवरी 2015 को हमारे पुराने योजना आयोग के स्थान पर एक नई संस्था का गठन किया है और वो क्या है? नीति आयोग। वर्तमान समय में भारत के विकास की, आर्थिक विकास की जो नीतियां हैं वो नीति आयोग के द्वारा बनाई जाती है। दूसरा हमारा टॉपिक है पर्यावरणीय एवं प्राकृतिक संसाधन। देखिए बच्चों, आप सभी जानते हैं कि हमारे पास जितने भी खनिज हैं, हमारे कोयला संसाधन जितने भी हैं, जो भी हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, चाहे वो किसी भी रूप में प्राप्त हो रही हो, सारी ऊर्जा हमें प्रकृति की ही देन है। और प्रकृति के पास ये संसाधन असीमित नहीं है, ये सीमित मात्रा में है। दूसरी बात, पर्यावरण का हो रहा निरंतर क्षरण, पर्यावरण का हो रहा प्रदूषण, चाहे वो किसी रूप में हो रहा हो, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, भूमि का प्रदूषण, ध्वनि का प्रदूषण, ये सभी प्रदूषणों के रूप में हमारे पर्यावरण को आज बहुत हानि पहुंच रही है। और प्रदूषण के इन सभी प्रकारों में एक नया प्रकार भी आया है, वो है प्रकाश प्रदूषण, रोशनी का प्रदूषण। तो वर्तमान समय में पर्यावरण के समक्ष कौन कौन सी चुनौतियां हैं और इन चुनौतियों से निपटने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर भी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कौन कौन से प्रयास किए गए हैं और कौन कौन से प्रयास किए जा रहे हैं, इन सब चीजों के बारे में हम किसमें पढ़ेंगे? इस टॉपिक के अंदर पढ़ते हैं। अगला है हमारा भारत और वैश्वीकरण। देखिए, वैश्वीकरण, इसको इंग्लिश में कहते हैं ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन यानी कि चीजों का ग्लोबल हो जाना, वैश्विक हो जाना। वैश्वीकरण की जब आपसे परिभाषा पूछी जाती है तो वो परिभाषा क्या होती है कि सूचना, साधनों, संस्कृति, अर्थव्यवस्था, सामाजिक संस्कृति, इन सभी चीजों का एक देश से दूसरे देश में निरंतर पारगमन होना और सारे देशों का, सारी मानव सभ्यता का एक ही रूप में ढलते जाना, ये चीज क्या कहलाती है? वैश्वीकरण कहलाती है। हम सभी जानते हैं कि भारत में अब जो कल्चर है वह कल्चर भारत की मूल संस्कृति नहीं है। आज का जो पहनावा चल रहा है, बोलचाल का तरीका जो है, लोगों के रहने, खाने, पीने, जीवन जीने का जो तरीका है, वो तरीका भारत की मूल संस्कृति का तरीका नहीं है। ये तरीका है अमेरिकन और यूरोपियन लाइफस्टाइल का। उसी प्रकार भारत ने
हमारे राजनीतिक व्यवस्था में भी और हमने आर्थिक व्यवस्था में भी हमने उन मूल्यों को अपना लिया है जो कि अमेरिका और यूरोपियन देशों में चल रहे हैं। इन चीजों का हमें कई जगह फायदा भी मिला है, तो हमें कई जगह इसके नुकसान भी देखने को मिल रहे हैं। ये जो आपका टॉपिक है ये आपको बताएगा कि वैश्वीकरण को अपनाने के बाद भारत में कहां भारत को एडवांटेज प्राप्त हुए हैं और कहां हमें नुकसान झेलना पड़ रहा है। आप लोगों को पता होगा, यदि आप समाचार पत्र, न्यूज चैनल वगैरह ध्यान से देखते हो, तो जब ये कोरोना महामारी आई है, महामारी ऐसे ही आई कि दुनिया भर में ग्लोबलाइजेशन बहुत ज्यादा था। एक देश में बीमारी फैली, वहां से सारी दुनिया में इतनी तेजी से फैलती चली गई क्योंकि लोगों को अबाध संचार गमन की सुविधा प्राप्त है। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी अपने कई स्टेटमेंट में ये बात कही है कि कोरोना महामारी के लिए जो मुख्य उत्तरदायी है वो वैश्वीकरण है। आइए अगला टॉपिक हम देखते हैं, वो है नवीन सामाजिक आंदोलन, जिनमें महिला आंदोलन और पर्यावरण संरक्षण के आंदोलन आते हैं। देखिए, हमारे स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान भारत में और स्वतंत्रता आंदोलन के बाद भी भारत में कई प्रकार के सामाजिक आंदोलन हुए हैं, जिनमें निम्न जातियों के आंदोलन हुए हैं, आदिवासियों के आंदोलन हुए हैं, विभिन्न धार्मिक और संप्रदायों के भी अपने अपने आंदोलन हुए हैं। ये आंदोलन सामाजिक आंदोलन कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि ये समाज के एक विशेष वर्ग, एक विशेष तबके से ही संबंधित थे। लेकिन अब जो दौर है वो दौर किसका है? नवीन सामाजिक आंदोलन होगा। समाज में अब ऐसे तत्व हैं जो किसी खास जाति, किसी खास वर्ग, किसी खास धर्म या किसी खास समुदाय या संप्रदाय से जुड़े हुए नहीं हैं। ये उनसे कहीं अधिक हैं और ये ऐसे मुद्दे हैं जिनका संबंध लगभग सभी मनुष्यों से है। ऐसा ही एक आंदोलन है महिला आंदोलन, जिसमें माना गया है कि महिलाएं चाहे उच्च जाति की हो, निम्न जातियों की हो, हिंदुओं की हो, मुस्लिमों की हो, सभी महिलाओं की समस्या एक सी है और वो समस्या है उन पर पुरुषों का प्रभुत्व का होना। आप अपने घर परिवार में भी देखते होंगे कि महिलाओं को, बेटियों को उतनी आजादी नहीं दी जाती, उतनी तवज्जो नहीं दी जाती जो महत्व, जो तवज्जो हमारे बच्चों को दी जाती है, बेटों को दी जाती है। चाहे उच्च जाति का घर हो, निम्न जाति का घर हो, हिंदू का घर हो, मुसलमान का घर हो, लगभग सभी घरों में महिलाओं की जैसी समस्याएं हैं। इसीलिए महिलाओं के लिए जो अधिकार आंदोलन चले हैं वो नवीन सामाजिक आंदोलन में आते हैं। और ऐसा एक और आंदोलन है, वो है हमारा पर्यावरण संरक्षण आंदोलन। पर्यावरण एक ऐसी समस्या है जो कि किसी भी देश काल से बंधी हुई नहीं है, इसकी कोई सीमाएं नहीं है। यदि पाकिस्तान में आज कोई प्रदूषण फैलता है या कोई समस्या आती है तो भारत भी उससे प्रभावित होगा। यदि ओजोन परत की लेयर कमजोर हो रही है, यदि अंटार्कटिका की बर्फ पिघल रही है, तो उससे कोई एक देश प्रभावित नहीं होगा, उससे पूरी धरती, ये सारी मानव जाति प्रभावित होगी। तो इस प्रकार महिला आंदोलन और पर्यावरण संरक्षण आंदोलन को हम इस टॉपिक के अंतर्गत पढ़ेंगे। अंत में हमारे सामाजिक और आर्थिक न्याय एवं महिला आरक्षण। देखिए, ये टॉपिक है हमारा अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्ग, गरीबी तबके में जीने वाले वे लोग जो कि सदियों से समाज में हाशिए पर रखे गए हैं, जिनके पास कोई राजनीतिक प्रभुत्व नहीं है और ना ही उनके पास आर्थिक संसाधन है, ठोस आर्थिक संसाधन उनके पास नहीं है। उनका जीवन यापन केवल प्रभुत्व जातियों के दम पर ही चल रहा है। ऐसे वर्गों को, ऐसे लोगों को किस प्रकार सशक्त किया जाए, कैसे उनका सामाजिक और आर्थिक सुदृढ़ीकरण किया जाए, यह इस टॉपिक का विषय है। और इसी में एक विषय है महिला आरक्षण। लंबे समय से एक मांग चल रही है कि राज्यों की विधानसभाओं में और हमारी पार्लियामेंट में महिलाओं को भी आरक्षण दिया जाना चाहिए। इस विषय पर कई दशकों से चर्चा चल रही है, कई सरकारी प्रस्ताव भी लेकर आई हैं, लेकिन सरकारों की इच्छा शक्ति के अभाव के कारण यह मुद्दा अभी तक पूरी तरह सफल नहीं हो पाया है। यद्यपि हमें गर्व करना चाहिए कि हमारे राजस्थान स्टेट में
जो पंचायती राज है, जो हमारा थर्ड स्टेज का गवर्नमेंट है, उस गवर्नमेंट में महिलाओं को 50% आरक्षण की सुविधा है और सरकारी नौकरियों में भी महिलाओं को 30% स्थान आरक्षित किए गए हैं हर कैटेगरी में। लेकिन इतना कर देना काफी नहीं है जब तक महिलाओं को राज्य की विधानसभाओं में और राष्ट्रीय स्तर पर संसद में आरक्षण ना मिल जाए। तो इसके अंतर्गत हम चर्चा करेंगे कि महिला आरक्षण की आवश्यकता क्यों है, इसकी इतनी डिमांड क्यों है और महिला आरक्षण के प्रयास कितने हुए और इसके समक्ष क्या क्या चुनौतियां विद्यमान है। प्यारे बच्चों, ये है आप लोगों के फर्स्ट पेपर का सिलेबस, राजनीति विज्ञान के मूल आधार। धन्यवाद।